नमस्कार। भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन महान विभूतियों से जिन्हें भारत सरकार की ओर से उनके अहम योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। भौतिक शास्त्री प्रोफेसर दीपक धर को उनके अहम योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर दीपक विशेष रूप से सांख्यिकीय भौतिकी में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने कई नवाचार भी किए हैं। भारत के पद्म में मिलिए प्रोफेसर दीपक धर से। Let us start by just getting rid of very tiny nalas and worry about only rivers which have flow bigger than some x. देश के प्रतिष्ठित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को साल 2023 में सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर दीपक धर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। प्रोफेसर दीपक धर वर्तमान में पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में एमेरिटस प्रोफेसर हैं। 30 अक्टूबर 1951 को जन्मे प्रोफेसर धर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1970 में विज्ञान में स्नातक और आईआईटी कानपुर से 1972 में फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद साल 1978 में प्रोफेसर धर ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से पीएचडी की। इन्होंने ताउम्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में फंडामेंटल फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्य किया और साल 2016 में सेवानिवृत्त हुए। प्रोफेसर धर का कहना है कि उन्हें काम से ही संतोष मिलता है। मैं कहूँगा कि विज्ञान के क्षेत्र में जो हम लोग शोध कार्य करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे काम करने से जो संतोष मिलता है वो हमारा मुख्य पुरस्कार होता है। और ये जो एक्स्ट्रा पुरस्कार होते हैं ये तो खुशी की चीज़ है, लेकिन ये बोनस के तौर पर है। भौतिक विज्ञान में काम करता हूँ, सांख्यिकी भौतिकी कहते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और हमारा उद्देश्य रहता है कि उसको इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में लगाने की कोशिश किया जाए जो भी। प्रोफेसर धर के योगदानों की अगर बात की जाए तो इन्होंने एबेलियन सैंड पाइल मॉडल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकलिटी का सटीक समाधान निकाला है। साथ ही एनुमरेशन प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टेड साइट एनिमल्स इन लैटिस स्टैटिस्टिक्स का सटीक समाधान, स्लो रिलैक्सेशन इन डिसऑर्डर्ड मटेरियल्स और फ्रैक्टल्स पर सटीक पुनर्सामान्यीकरण अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे प्रोफेसर धर के पिताजी मुरलीधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। मेरा जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे तो हर 2-3 साल में हम छोटे छोटे उत्तर प्रदेश के शहरों में तबादला होता रहता था। बाद में इंटरमीडिएट मुजफ्फरनगर से किया था और बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद एमएससी आईआईटी कानपुर से, और पीएचडी के लिए मैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया था और फिर यहाँ हिंदुस्तान में लौट के आया। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कई साल काम किया। वहाँ से रिटायर होने के बाद आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में काम करता हूँ। स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ये लगातार लेख भी लिखते रहे हैं। कॉलेज के शिक्षकों के लिए इन्होंने कई प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं। विज्ञान के प्रति इनके इसी समर्पण का नतीजा है कि भारत में सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं का एक सक्रिय समूह तैयार हो सका। प्रोफेसर धर के पास विदेश में बसने के भरपूर मौके थे, लेकिन इन्होंने देश में रहकर ही कार्य करने का फैसला लिया। मुझको ऐसा तो नहीं लगता था कि मुझको वहीं बस जाना चाहिए, क्योंकि अपनी कुछ परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं आदि, तो
ये तो मुझको लगता था वापस आना है, और जो मेरा काम है वो बहुत डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लगता है मुझको कि जैसे कुछ नॉवेलिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, उनके काम से भी समाज को लाभ होता है, लेकिन डायरेक्ट मॉनिटरी लाभ होना ज़रूरी नहीं है। और भी क्षेत्र हैं जिनमें भी आदमी उपयोगी हो सकता है। प्रोफेसर दीपक धर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया, भारतीय विज्ञान अकादमी और थर्ड वर्ल्ड अकादमी ऑफ साइंसेज ट्रस्ट के फेलो हैं। ये उज्बेकिस्तान की फिजिकल सोसाइटी के मानद फेलो भी हैं। इसके साथ ही इन्हें भारत सरकार के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की ओर से साल 2007 से 2017 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित जेसी बोस फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये चाहते हैं कि इनके ज्ञान का उपयोग देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि देश के लोगों का या मानव जाति का भविष्य कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए हमको ज़्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बजाय इसकी कि कम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के। कभी कभी लोगों को आजकल लगता है कि एंटी साइंस कुछ मूवमेंट होता है कि साइंस नहीं हो तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी ना हो तो अच्छा है, लेकिन वो लोग अक्सर ज़्यादा सोचे बिना इस तरह के विचार बच्चे लोग खास तौर से रख लेते हैं। लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि तुम मोबाइल के बिना रहो तो वो शायद वो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे। बड़े लोग भी जो टेक्नोलॉजी से जो उनको लाभ हुए हैं, मतलब मुझको तो कम से कम मालूम है कि अब से 50 साल पहले हम लोगों का कैसा जीवन था और अब कैसा जीवन है, तो निश्चित रूप से अब बेहतर है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मैं अपने साथ के रहने वाले गरीब लोगों को भी देख सकता हूँ, उनका स्तर जीवन का बढ़ा है तो बेहतर है। प्रोफेसर धर को कई सम्मान मिल चुके हैं। साल 1983 में इन्हें INSA युवा विज्ञानी पुरस्कार, साल 1991 में भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, साल 1993 में G.R. श्राइफर प्राइज इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, साल 2001 में INSA का N.N. बोस मेडल, साल 2002 में थर्ड वर्ल्ड अकादमी ऑफ साइंस प्राइज इन फिजिक्स, साल 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल, साल 2022 में ही IIT कानपुर का विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार और साल 2022 में ही भारतीय भौतिकी संघ का R.D. बिरला स्मारक पुरस्कार मिला है। उस्ताद मोहम्मद हुसैन और उस्ताद अहमद हुसैन, इन दोनों भाइयों ने गज़ल गायकी के क्षेत्र में कई नए आयाम गढ़े हैं। उन्हें संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के पद्म में बात हुसैन बंधुओं की। तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं, तो मेरी दुआ में असर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मुझे। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन गज़ल गायकी में बड़ा नाम है। ये दोनों भाई बरसों से अपनी गायकी से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते आए हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुके हुसैन बंधुओं को इस साल पद्मश्री से नवाजा गया है। उस्ताद अहमद हुसैन एवं उस्ताद मोहम्मद हुसैन, कला गायन। उस्ताद अहमद हुसैन। उस्ताद मोहम्मद हुसैन।
जयपुर में जन्मे दोनों भाइयों में उस्ताद अहमद हुसैन बड़े और उस्ताद मोहम्मद हुसैन छोटे भाई हैं। उस्ताद अहमद हुसैन का जन्म 3 फरवरी 1951 को हुआ और उस्ताद मोहम्मद हुसैन का जन्म 2 दिसंबर 1953 को। साल 1959 में आकाशवाणी जयपुर में बतौर बाल कलाकार दोनों भाइयों ने अपने करियर की शुरुआत की। कड़े अनुशासन और संगीत के प्रति अपने प्रेम के दम पर ही आज दोनों भाई इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जय जय जग जननी देवी जय जय जग। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हम भारत सरकार, विशेषकर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा। और ये हमारा 60 साल का सफ़र है। 60 साल में गज़ल की सेवा की, अपने गुरुओं से ये गुण, ये कला हासिल की और उस पर बहुत स्ट्रगल करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद ये जो अवार्ड मिल रहा है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। हमारे पिता श्री और गुरु उस्ताद अफजल हुसैन साहब का ये फरमाना था हमारी माता श्री को कि गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेज। वो हमसे यही सबसे पहले शेर कहा था, इस जहाँ में कुछ नहीं मिलता है मेहनत के बगैर, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टोन नहीं, और संगीत की सेवा की जाइए। अवार्ड पाने के लिए संगीत नहीं होता है, संगीत माँ सरस्वती की सेवा करते रहिए आप, इंशाल्लाह अवार्डों से नवाजा। और जब इतने बड़े अवार्ड से हमें नवाजा गया, उसमें हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं और बहुत हमेशा ज़रा नवाजी। दोनों भाइयों ने मिलकर गजल गायकी की एक अलग शैली तैयार की है। दोनों भाइयों की आवाज में एक अलग खनक है। दोनों ने मिलकर गायकी में शानदार संगत की है। सुगम शास्त्रीय संगीत में अपनी संगीत रचनाएं तैयार करने वाले इन दोनों भाइयों ने संगीत की शुद्धता को आज तक बरकरार रखा है। मेरी मैयत पे कोई रोया है, इसलिए जल गया कफन मेरा, इसलिए जल गया कफन मेरा, कष्ट मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ। हुसैन बंधुओं ने गुरु शिष्य परंपरा को आज तक बनाए रखा है। आज इनके परिवार में इनके अनुज के साथ कई अन्य शागिर्द भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। छल की शराब पीता हूँ। हम एक शेर पढ़ना चाहेंगे और वो ये है कि सच्चाई हकीकत में ये है जो आप बता रही हैं। पहले ये होता था कि किसी को ये पता नहीं होता था कि किसके पास क्या हुनर है और उसको जाके मालूम करना चाहिए। तो वो शेर ये है कि तेरी क्या नज़र भी, हाँ देखिए शेर सुनिए। नहीं तो पहले ये होता था, तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई। ज़कात दान पुण्य जो गरीबों को दी जाती है, तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई। जो मुस्तहिक हैं, यानी जो डिज़र्व करते हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन्हीं तक नहीं पहुंचती है। पहले ऐसा होता था। अब खोज करके ऐसा होता है कि जो जिम्मेदार, जो हकदार है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। उनको हक कैसे मिल रहा है कि एक आम आदमी भी ये कह रहा है, फूलों में तुल रहा हूँ तो हैरत ना कीजिए, मैंने सुलगती रेत पर पत्थर भी ढोए हैं। अब तक इनकी गज़लों के तमाम एल्बम आ चुके हैं, जैसे गुलदस्ता, श्रद्धा भावना, नूरे इस्लाम, एक ही स्वरूप, ख्याल यार, हम ख्याल वगैरह। इतना ही नहीं, दोनों भाई कैंसर रोगियों और दिव्यांगों और थैलेसीमिया रोगियों की सहायता के लिए आयोजित कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रस्तुतियां भी दे चुके हैं।
देखिए, पहले तो अपने पूर्वजों की तरह हमने गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखा है। तो हमारे जो दो भतीजे हैं, अहमद हुसैन साहब के साहबजादे जावेद हुसैन और मौसम हुसैन, जो मेरे दामाद भी हैं, बहुत अच्छा गा रहा है। मेरा बेटा इमरान हुसैन बहुत नायाब गा रहा है। हमारा भांजा मोहम्मद वकील। उसके अलावा हम अपनी अकेडमी के ज़रिए ये चाहते हैं कि अगर हमें कोई सरकार ज़मीन दे तो हम निःशुल्क संगीत की सेवाएं करें। देखिए, संगीत एक साधना, आराधना और तपस्या की चीज़ है। इसीलिए हम आने वाले जो भी कलाकार हैं उनको एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने गुरु से विधिवत शिक्षा प्राप्त करके अगर स्टेज पे आएंगे और थोड़ी तसल्ली रखेंगे, पेशेंस, जल्दबाजी नहीं होगी। जल्दबाजी नहीं होगी तो आपको नाम दाम काम के ज़रिए सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो शायद कुछ भी ना मिले, और अगर मिल गया तो बहुत जल्दी नहीं मिलने के बराबर होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है, हम भी विद्यार्थी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आप सब लोग अच्छे रहें, ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं। बस गुरु की सेवाएं करते रहिए। लोग आजकल गुरुओं को बुला के सीखते हैं। पहले गुरुकुल में लोग उस्ताद सिखाता नहीं है, उस्ताद का दिल जीतना पड़ता है, इतनी सेवाएं करनी पड़ती हैं। तो गुरु की सेवा करें। हुसैन बंधु कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। इन पुरस्कारों में साल 2000 में राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साल 2017 में भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा इन्हें शहंशाह-ए-गज़ल, भजन सम्राट, रूह-ए-गज़ल जैसी उपाधियों से भी अलंकृत किया गया है। भारत के पद्म में बात अब्दुल खादर इमाम साहब की, जिन्हें खेती में नवाचार करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। अब्दुल खादर इमाम साहब ने खेती के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने का साहस दिखाया है। विश्व शांति कृषि अनुसंधान केंद्र अग्निगिरी के अध्यक्ष और संस्थापक अब्दुल खादर इमाम साहब नडकट्टीन को कृषि के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव करने के लिए साल 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। श्री अब्दुल खादर इमाम साहब नडकट्टीन, ग्रास रूट इनोवेशंस। इनके नाम पर 40 से अधिक खोज दर्ज है। इनकी ओर से कृषि के क्षेत्र में किए गए नए प्रयोग से देश के छोटे और सीमांत किसानों की बहुत मदद हो रही है। अब्दुल खादर की खोज किसानों के लिए बेहद व्यवहारिक माने जाते हैं। देखिए, हम एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे पिताजी ने हमको बहुत सिखाया है। वो उनके सिखाने के ऊपर हमने ये रिसर्च एग्रीकल्चर, इसमें अलग अलग मशीन बनाए। सारी ज़िंदगी 45 साल में 24 इनोवेशन किया है। उसमें वो सभी मशीन दे के 222 में हमको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इंडिया पद्मश्री दिया है। हमको बहुत खुशी हो रहा है। 3 मार्च 1953 को जन्मे अब्दुल खादर के आविष्कारों में इमली के बीज को अलग करने का उपकरण, जुताई ब्लेड बनाने की मशीन, बीज और खाद ड्रिलिंग मशीन, वाटर हीटिंग बॉयलर, स्वचालित गन्ना बुआई ड्रिलर और व्हील टिलर शामिल हैं। इनके सभी आविष्कार टिकाऊ, सस्ते, पर्यावरण के अनुकूल और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्वीकृति के सिद्धांतों के अनुरूप है। देखिए, आज काम करने वाले जवान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी किसानों के लिए बहुत तकलीफ की बात है। इसलिए हमने किसानों के लिए
अलग अब एक सोइंग मशीन रिसर्च किया है। वो सोइंग मशीन बोले तो 25% यील्ड ज़्यादा आता है वो पहनने से। दुनिया में हज़ारों टाइप के सोइंग मशीन है, लेकिन हमारा ही हम जो रिसर्च किया है सोइंग मशीन, वो हमारे देश के भर में आज उसका यूज़ कर रहे हैं। करोड़ों हमारे किसान वो यूज करके आज बहुत आगे आ रहे हैं। हमारे देश का भी आगे आ रहा है। इसीलिए हमको वो जो सोइंग मशीन बनाए है, ये गवर्नमेंट ने हमको ये पद्मश्री दिया है सर। अब्दुल खादर का पहला आविष्कार वाटर अलार्म था, जिसे उन्होंने अपनी देर तक सोने की आदत को सुधारने के लिए बनाया था। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के 8वें ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड के दौरान इस पुरस्कार के प्रति सम्मान जताते हुए ये नंगे पांव उसे लेने गए थे और इसी के बाद उन्हें बेयरफुट वैज्ञानिक की पदवी मिली। इमली से संबंधित कई आविष्कार करने वाले अब्दुल खादर क्षारीय पानी से इमली की खेती करके भी दिखा चुके हैं। अब्दुल खादर को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 2011 में इन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया का प्रथम पुरस्कार, कर्नाटक सरकार की ओर से कनक प्रशस्ति और साल 2017 में कर्नाटक सरकार का राज्योत्सव पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत के पद्म है पीपल्स पद्म, यानी कि हमारे देश की जड़ों से जुड़े उन लोगों के पद्म जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारी प्रकृति के लिए कुछ न कुछ खास किया है। ऐसी ही है तुलसी गौड़ा, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तुलसी गौड़ा से मिलिए और जानिए कि वो कैसे हमारे पर्यावरण को बचाने में जुटी हुई हैं। तुलसी गौड़ा यानी जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया। कर्नाटक के अंकोला तालुक के होन्नाली गांव के इस पर्यावरणविद को साल 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। वन विभाग की नर्सरियों की देखभाल करने वाली तुलसी गौड़ा 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी है। तुलसी गौड़ा ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन फिर भी वो पर्यावरण के बारे में कई अहम बातें जानती हैं। 30 अप्रैल 1943 को अत्यंत गरीब परिवार में जन्मी तुलसी गौड़ा हलक्की जनजाति से आती हैं। उनके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी माता एक दिहाड़ी मजदूर थी। तुलसी गौड़ा उन्हीं के साथ बचपन में काम करने लगी। इसके बाद उनकी शादी बचपन में ही हो गई, लेकिन कुछ ही सालों बाद इनके पति का भी निधन हो गया। इतनी बाधाओं को पार करते हुए इन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वन विभाग के वनीकरण कार्यक्रम के साथ बीते 6 दशकों से सक्रियता के साथ जुड़ी तुलसी गौड़ा का आज भी वन विभाग में उतना ही सम्मान है। आज तुलसी गौड़ा को सेवानिवृत्त हुए 17 साल हो चुके हैं। इनको लगाए पौधों की पूरी जानकारी है। किसे कब पानी की जरूरत है, कब खाद की, वो सब जानती हैं।
पौधों के बारे में इनका ज्ञान किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। वनों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। वन विभाग में काम करते हुए इन्होंने अकोला, यल्लापुर और सिरसी तालुक में जो पौधे लगाए थे वो आज विशाल पेड़ बन चुके हैं। तुलसी गौड़ा को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। कर्नाटक राज्य सरकार का राज्योत्सव पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदुवालु एच हुनाइया समाज सेवा पुरस्कार और श्रीमती कविता स्मारक पुरस्कार शामिल हैं। इन्होंने शिकारियों को वन्य जीवों को नष्ट करने से रोकने में भी मदद की है और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया है। तुलसी गौड़ा अब अपना समय पेड़ लगाने में बिताती हैं, साथ ही बच्चों को भी ऐसा करने का महत्व और कला सिखाती हैं। तुलसी गौड़ा के अनुसार हमें जंगलों की जरूरत है। जंगलों के बिना सूखा होगा, फसल नहीं होगी, सूरज असहनीय रूप से गर्म हो जाएगा, जंगल बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। हमें और जंगल बनाने की जरूरत है। भारत के पद्म में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।